तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस कहानी के अगले सफर और चौथे भाग की तरफ। बेसब्री से इंतजार हो रहा था अनुज का। किरण दौड़ करके जाती है क्योंकि दरवाजे की घंटी बजती है। उसे लगता है कि उसके भैया आ गए, पर वहां पर कोई ऑर्डर डिलीवरी वाला होता है और वह कहता है, मैडम आपने केक ऑर्डर किया था। किरण चुपके से वो केक ले लेती है क्योंकि उसी ने तो वो केक एनिवर्सरी के लिए ऑर्डर किया था, अपने भैया और भाभी को सरप्राइज देने के लिए, और चुपके से जाकर के फ्रिज में रख देती है और माँ से कहती है, खबरदार जो भाभी को कुछ भी बताया आपने। तो सरोज कहती है, हाँ हाँ ठीक है बाबा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तू भी खुशी मना ले अपने भाई के आने की। सारी तैयारियां हो चुकी थी। तभी कर्नल साहब के पास में एक फोन आता है। वो बैठकर अखबार पढ़ रहे होते हैं। अचानक से उनके हाथ से अखबार छूट जाता है और वो तुरंत अपनी गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। सरोज भी उनके पीछे पीछे भागती है कि अरे ये क्या हुआ, अचानक से भाग गए, कुछ बताया भी नहीं। जरूर किसी दोस्त ने फिर से बुला लिया होगा। अभी भी चैन नहीं है अपने दोस्तों से मिलने का। बेटा आ रहा है फिर भी दोस्तों से पीछा नहीं छूटता इनका। तभी रीवा रसोई में माँ के पास में आती है और कहती है, माँ कब तक पहुँचेंगे ये, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। अच्छा चलो आप देखो मुझे मैं कैसी लग रही हूँ, मैं सुंदर तो लग रही हूँ ना। लाल रंग उसे बहुत पसंद है। आज मैंने उनके पसंद की साड़ी पहनी है। तो सरोज ने कहा, हाँ हाँ तू तो बहुत सुंदर लग रही है, भगवान ने तो तुझे बनाया ही इतना सुंदर है, ऊपर से साज श्रृंगार करती है तो और भी सुंदर लगती है। और मेरे मुन्ने राजा को अच्छे से तैयार किया या नहीं, आप खुद ही देख लीजिए। रीवा ने कहा, अरे वाह, अपने मुन्ने की नजर उतार देती हूँ। काला टीका दोनों को लगा करके वो कहती है, तुम दोनों को किसी की नजर ना लगे, ऐसे ही तुम्हारी खुशियाँ दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती रहे। एक माँ को अपने बच्चों की खुशियों के अलावा क्या चाहिए। सच में रीवा कभी कभी सोचती थी कि बहुत किस्मत वाली हूँ मैं कि मुझे ऐसा परिवार मिला है। माँ से भी ज्यादा प्यार करने वाली सास, बहन से भी ज्यादा अच्छी दोस्त ननद के रूप में मिली है, और ससुर तो जैसे पिता का दूसरा रूप है। अरे किरण, आरती का थाल तो तैयार कर ले, कर्नल साहब मुझे लगता है अपने बेटे को साथ ही लेकर के लौटेंगे। लगभग 2 घंटे बीत चुके थे, किसी के भी आने की कोई खबर नजर नहीं आ रही थी और कर्नल साहब अचानक से कहाँ चले गए समझ में नहीं आ रहा था। फोन करो तो फोन नहीं उठाते। थोड़ी ही देर में फिर से दरवाजे की घंटी बजी और किरण दौड़ती हुई माँ के पास पहुंची। माँ इस बार तो पक्का भैया ही हैं, आप जल्दी से आरती की थाल लीजिए और मैं नजर उतारने वाली थाल लेकर आती हूँ, वहीं पर स्वागत करेंगे, और भाभी को भी जल्दी बुला लो ऊपर से। सरोज किरण की बातें सुनकर बोलती है, अरे रीवा भाभी तैयार हो गई क्या, इतना सच संवर कर जल्दी आ जाओ, नीचे भैया आ गए हैं, जल्दी जल्दी करो बाबा। हाँ हाँ बस आ ही रही हूँ। जल्दी से मुन्ने को गोद में उठाती है और दौड़ती हुई नीचे आती है। बेसब्री का इंतजार खत्म ही होने वाला है। सबकी आंखें अनुज को देखने के लिए तरस रही थी। सरोज ने जैसे ही गेट खोला, दरवाजे पर भीड़ लगी हुई थी। असमंजस की स्थिति थी। वह तो अपने बेटे को देखने आई थी हाथों में आरती का थाल लिए, पर वहां पर तो न जाने कितने पुलिस वाले खड़े हुए थे। कर्नल साहब कहीं नजर नहीं आ रहे थे। बेटा शब्द मुंह से नहीं निकले थे, पर दिल अंदर से कह रहा था, मेरा बेटा अनुज कहाँ है। तब गाड़ी से कर्नल साहब को उतरते हुए देखा। वो थाल रीवा के हाथ में पकड़ाकर आगे बढ़ी। कर्नल साहब से बोली, मेरा बेटा कहाँ है और आप कहाँ चले गए थे मुझे बिना बताए। तुम्हें पता नहीं है कभी अभी अनुज आने वाला है और ये भीड़ कैसी है, उनका स्वागत करने के लिए तुम सबको घर पर ही ले आए। कर्नल साहब खामोश थे। आज सब कुछ बिखर गया था। छाती पीट पीट कर सरोज पूछ रही थी, मेरा बेटा कहाँ है, क्या तुम उसे लेने के लिए गए थे और उसे लिए बिना ही वापस आ गए क्या, फिर इतनी देर से तुम कहाँ थे। पीछे से एक एम्बुलेंस आती है।
अनुज स्ट्रेचर पर लेटा हुआ है। सीधे जमीन पर उसे रख दिया जाता है। जितने भी पुलिस वाले वहां खड़े थे उसे सलामी देते हैं। सरोज अभी भी समझ नहीं पाती है, लेकिन रीवा के हाथ से आरती का थाल छूट जाता है। आवाज सरोज के कानों में गूंजती है और वो पलटकर देखती है। वो भागती हुई रीवा के पास में आती है। इतना बड़ा अपशगुन कैसे कर दिया तुमने? हाथ से आरती का थाल कैसे छूटा तुम्हारे? अगर नहीं पकड़ा जा रहा था तो किरण को दे देती। रीवा वहीं पर बेहोश हो जाती है। किरण के हाथ में नजर उतारने की दूसरी थाल होती है जो वहीं पर गिर जाती है। किरण रीवा को संभालने के लिए आगे आती है। सरोज अपने पति से पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है? बताते क्यों नहीं? तो मुझे लेने गए थे। वो दौड़ करके इधर उधर खड़ी हुई सारी गाड़ियों में देखती है, पर उसे अपना बेटा नजर नहीं आता। फिर अचानक से जो चादर अनुज के ऊपर बिछाई हुई होती है वो हट जाती है और अनुज का चेहरा सरोज के सामने आ जाता है। वो कर्नल साहब से कहती है, नहीं नहीं नहीं, ये मेरा बेटा नहीं हो सकता। मेरे बेटे को तो आप सही सलामत लेने के लिए गए थे, फिर आज वह सफेद कफन में कैसे आ सकता है? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी कर्नल साहब। तो कर्नल साहब कहते हैं, सरोज हमारा बेटा हमारे देश की शहादत में शहीद हो गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेटा तो मुझसे मिलने के लिए निकला था, वो तो ट्रेन में बैठ चुका था, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? वो कोई और है, ये अनुज की शक्ल में शायद कोई और है। तुम्हें गलतफहमी हुई है। जल्दी से ट्रेन का समय दोबारा देखो, रेलवे स्टेशन पर जाओ, मेरे बेटे को लेकर के आओ। सुनते नहीं तुम? यह मेरा बेटा नहीं हो सकता। वो तो छुट्टी अप्रूव कराकर वापस आ रहा था, फिर तुम ऐसी शुभ घड़ी में ऐसी अशुभ बातें क्यों कर रहे हो? सच कहा सरोज, तुमने हमारा बेटा आज 3 साल बाद हमसे मिलने के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में उसे फिर से बॉर्डर से कॉल आ गया था और वहां पर इमरजेंसी फायरिंग शुरू हो गई थी। वह वापस लौट गया था और वापस लौटने की खबर उसने ना मुझे दी थी और ना ही किसी और को दी थी। अगर मुझे खबर होती तो मैं ऐसे अचानक से फोन आने पर भागता नहीं। मेरे पास यहाँ के ऑफिस से फोन आया था कि हमारे बेटे अनुज की शहादत में मौत हो गई है। मैं कैसे तुम्हें ये खबर सुनाता सरोज? तुम हाथों में थाल लिए अपने बेटे के स्वागत में खड़ी हुई थी और अब मैं तुम्हारे बेटे को कफन के रूप में लाया हूँ। भगवान ने उसकी जगह मुझे क्यों नहीं उठा लिया? अब इस बुढ़ापे में अपने बेटे का यह दर्द देखने की मुझ में हिम्मत नहीं है। हाँ, मैं कर्नल रहा हूँ, पर मेरा दिल इतना पत्थर दिल नहीं है कि मैं अपने बेटे की शहादत पर आंसू ना निकाल सकूं। उधर रीवा के माता पिता रीवा को संभालते हैं। बहुत ही सम्मान के साथ तिरंगे में लपेट करके अनुज को घर में लेटाया जाता है। जब अनुज का शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ था, वहां पर लेटा हुआ था, तब नन्हे नन्हे पैरों से राहुल अपने पिता की ओर बढ़ रहा था। वो उस तिरंगे से लिपटकर बोला, पापा पापा। कर्नल साहब का दिल बाहर आ गया। उन्होंने बोला, मेरे कलेजे का टुकड़ा, और वो दौड़कर राहुल को सीने से लगा लिए। हाँ बेटा, तेरे पापा तुझे देख भी नहीं पाए। बड़ा बदनसीब रहा मेरा बेटा, जो अपने प्यारे बेटे को एक बार छूकर गले भी ना लगा सका। तभी जोर से रीवा की माँ चिल्लाई, रीवा। तो दोस्तों, यह था कहानी का चौथा भाग। एक फौजी की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उसके परिवार का उस दर्द को बर्दाश्त करना। वो फौजी जो अपनी जिंदगी को लगा देते हैं, अपने परिवार को पीछे छोड़ जाते हैं सिर्फ हमारे देश के लिए और हमारी रक्षा के लिए। कभी सोचा है आपने क्या बीतती होगी उनके परिवार पर? तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आ रही होगी। इसके अगले भाग को मैं जल्दी ही प्रकाशित करूंगी। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे।